हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कौन सी घटना को अपवर्तन कहते हैं अपन? इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्रकाश की दो घटनाओं का अध्ययन करना है। एक प्रकाश का परावर्तन जिसका अध्ययन कर चुके हैं, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। तो अपन दूसरी घटना का अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है अपवर्तन? किस घटना को कहते हैं अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी व समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे पारदर्शी व समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल संचरण दिशा से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पुनः देख ले, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी व समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे पारदर्शी व समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल संचरण दिशा से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R का मान छोटा होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी इस स्थिति में आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R का मान बड़ा होता है। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी व समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे पारदर्शी व समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल संचरण दिशा से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। देखिए, ये दो माध्यमों का पृथक्कारी तल है। ऊपर है विरल माध्यम, विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये प्रकाश किरण इस विरल माध्यम में संचरित होती हुई इस सघन माध्यम की सतह पर आपतित होती है। दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल के जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर इस सतह के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इस बिंदु पर इस सतह के दोनों माध्यमों के का पृथक्कारी जो तल है, जो सतह है, उसके लंबवत जो रेखा खींची जाएगी वो अभिलंब कहलाती है। इसको कहते हैं अभिलंब। ये आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण I कहलाता है। आपतन कोण को I से लिखते हैं। अब जैसे ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में संचरित होती हुई सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इन अभिलंब की ओर मुड़ते हुए संचरित होती है। इसको कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको R से लिखते हैं। तो यहां I तो है आपतन कोण, R है अपवर्तन कोण।
और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से छोटा होता है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब R का जो मान है वो I से छोटा होगा, R इज लेस देन I। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, देखिए ये है विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन, और अब पढ़ रहे हैं अपन सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन। ये दो माध्यमों का कोई पृथककारी तल है, ऊपर है सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। ये सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम में संचरित होती हुई कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम की सतह पर आपतित हो रही है, यह आपतित प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के पृथककारी तल के जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर इस तल के लंबवत यदि कोई रेखा खींच दें तो इसको कहते हैं अपन अभिलंब। ये अभिलंब, यह आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको I से। जैसे ही ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी जो मूल संचरण दिशा यही है, लेकिन अब की बार ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा हो जाएगा। ये R अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं और R से लिखते हैं। तो यहाँ जो R है ये ग्रेटर देन I होगा, R का मान I से बड़ा होगा। जबकि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से छोटा होता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी व समांगी माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे पारदर्शी व समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल संचरण दिशा से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से छोटा हो जाता है। और जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा हो जाता है। तो ये इस घटना को कहते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन। अब पढ़ेंगे अपन अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, देखिए अपवर्तन का पहला नियम है प्रकाश किरणों के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम को मैं संकेत 1 से व्यक्त करूं और दूसरे माध्यम को संकेत 2 से व्यक्त करूं और प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को μ12 से लिखूं तो μ12 बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण I
व अपवर्तन कोण r की ज्या का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को अपन व्यक्त कर रहे हैं μ12 से। इसका मतलब ये किसी माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। पीछे जो अक्षर लिखा है वो उस माध्यम के सापेक्ष, आगे अक्षर जो लिखा है उसका ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को अपन म्यू अक्षर से व्यक्त करते हैं और यहाँ अपन लिख रहे हैं μ12। इसका मतलब ये किसी 2 माध्यम का अपवर्तनांक है किसी 1 माध्यम के सापेक्ष। तो माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक है μ12 वो होता है sin i बटा sin r। यानी जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण I व अपवर्तन कोण r की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है, अर्थात μ12 बराबर sin i बटा sin r। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये स्नेल का नियम भी कहलाता है, स्नेल का नियम। यहाँ ये जो संकेत है μ12 ये प्रकाश किरण के संचरण की दिशा को भी व्यक्त करता है। यहाँ प्रकाश का संचरण जो है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर है। यहाँ ये जो संकेत है μ12 ये प्रकाश के संचरण की दिशा को भी व्यक्त करता है। इस संकेत से अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ प्रकाश का संचरण किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में हो रहा है। यानी μ12 का मतलब प्रकाश किरण है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होकर जा रही है, यानी संचरित हो रही है। प्रकाश किरण का जो संचरण है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर है। तो ये संकेत प्रकाश के संचरण की दिशा को भी व्यक्त करता है। तो ये है अपवर्तन का प्रथम नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन की घटना में आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में व एक बिंदुगामी होते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में व एक बिंदुगामी होते हैं। ये अपवर्तन का दूसरा नियम। यानी आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं और एक बिंदुगामी होते हैं। जो तीसरा नियम है अपवर्तन का, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती, कि प्रकाश की आवर्ती को न्यू से लिखे हैं तो ये अपरिवर्तित। आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि प्रकाश की आवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए अपवर्तन की घटना में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। जबकि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, और जब प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी माध्यम पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, इनका मान भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रकाश की चाल v परिवर्तित, तरंगदैर्घ्य लैम्डा ये भी परिवर्तित है। देखो अपन ये जानते हैं v बराबर होता है न्यू लैम्डा। v बराबर प्रकाश की जो चाल है v उसका मान होता है आवर्ती इंटू तरंगदैर्घ्य। v बराबर न्यू लैम्डा। आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, इसका मतलब चाल है वो वेवलेंथ के समानुपाती होती है। प्रकाश की चाल जब आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी, आवर्ती कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की आवर्ती परिवर्तित नहीं होती है क्योंकि आवर्ती माध्यम पर निर्भर नहीं करती। इसलिए जब आवर्ती अपरिवर्तित रहेगी और प्रकाश की चाल परिवर्तित होगी तो इस फॉर्मूले के अनुसार उसी अनुपात में वेवलेंथ भी परिवर्तित होगा। यदि माध्यम 1 में
माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तरंगदैर्घ्य λ1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यदि v2 है, तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 के सापेक्ष 2 का जो अपवर्तनांक, उसका मान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये मूल परिभाषा है अपवर्तनांक की। किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ12 का मान प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। या यूं कह सकते हैं, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी μ12 बराबर होता है v1/v2। μ12 बराबर v1/v2, क्योंकि v किसके प्रोपोर्शनल है? लेमडा के। v बराबर न्यू लेमडा, लेकिन आवर्ती परिवर्तित नहीं होती, तो v1 का मान लिख सकता हूं मैं न्यू λ1 और v2 का मान लिख सकता हूं न्यू λ2। ये न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू λ1/λ2। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और माध्यम 2 में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर भी होता है। तो अपन μ12 बराबर लिख सकते हैं v1/v2, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। या यूं कहें, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और दूसरे माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर होता है। दो समान राशियों का अनुपात होने के कारण जो अपवर्तनांक म्यू है वो एक मात्रक व विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक या कोई विमा नहीं होती। दो समान राशियों का अनुपात होने के कारण जो म्यू है मात्रकहीन व विमाहीन राशि। दो समान राशियों का अनुपात होने के कारण जो अपवर्तनांक है वो एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। इसका कोई मात्रक या कोई विमा नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक भी लगभग एक होता है, इसलिए वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। यानी यूं कहें अपन, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 0.00003 होता है, लगभग 1। निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 0.00003 यानी 4 बार 0 फिर 3 यानी लगभग 1 होता है। अतः वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को संकेत के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? देखो इसके संकेत देखिए। μ2 ये किसी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पीछे कोई डिजिट नहीं है, कोई संकेत नहीं है, इसका मतलब ये किसी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसी प्रकार जैसे ग्लास के लिए लिख दिया अपन ने μg, ये ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जैसे वाटर के लिए लिख दिया, जल के लिए μw, ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसका मतलब ये जल का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और उसको संकेत रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये μ2 ये किसी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, μg ये किसी माध्यम g का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, μw ये किसी माध्यम w का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को संकेत के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। एक विशेष बात देखिए आप, नोट अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में यदि I का मान 0 हो तो R का मान भी 0 होगा। अपवर्तन की जो घटना है उसमें यदि I का मान 0 है तो R का मान भी 0 होगा। क्यों? देखिए, अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ12 बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। इससे यदि अपन साइन R का मान निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन R इक्वल टू साइन I बटा μ12। यदि I का मान 0 है तो ये साइन 0 बटा μ12, और चूंकि साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए मान आएगा 0, यानी साइन R का मान 0 और साइन R का मान 0 होने का मतलब R का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अपवर्तन की घटना में यदि I का मान 0, आपतन कोण I का मान 0 है तो अपवर्तन कोण R का मान भी 0 होगा। यानी अपवर्तन की घटना में दो माध्यमों के पृथककारी तल पर कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो बिना मुड़े दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, यानी अपनी मूल संचरण दिशा में ही अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण, देखिए ये दो माध्यमों का कोई पृथककारी तल है, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, और कोई प्रकाश किरण
अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, यानी आपतन कोण I का मान 0 है तो अपवर्तन कोण R का मान भी 0 होगा, यानी वो बिना मुड़े अपनी मूल संचरण दिशा में आगे बढ़ेगी। जब I का मान 0 है तो R का मान भी 0 होगा। तो अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के पृथककारी तल पर अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो अभिलंब के अनुदिश ही यानी उसी दिशा में बिना मुड़े अपवर्तित हो जाती है, यानी I का मान 0 होने पर R का मान भी 0 होता है। अब अपन दो छोटी छोटी बातें और पढ़ेंगे। एक तो अपवर्तन की घटना में एक है उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। तो देखिए क्या है उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। उत्कर्मणीयता का सिद्धांत क्या है? प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जिसको अपन लिखते हैं μ12, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, इसको लिखते हैं अपन μ21। μ12 का मान μ21 के व्युत्क्रम होता है, यानी μ12 व μ21 एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यह है प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, यानी μ12 इज इक्वल टू होता है 1/μ21, या कह सकते हैं अपन μ21 इक्वल टू होता है 1/μ12। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये उत्कर्मणीयता का सिद्धांत कहलाता है। किसी प्रकाश किरण के लिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक एवं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये उत्कर्मणीयता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे μGW इक्वल टू होता है μWG, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये कहलाता है प्रकाश किरण के लिए उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। एक टॉपिक है अपने पास, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में। एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में। निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में देखिए μ12 किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये होता है μ2/μ1।
μ2/μ1। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे अपने को निकालना है μWg, पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये होता है μg/μW, यानी ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अपॉन वायु या निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये अनुपात होगा μWg, यानी पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक प्राप्त करना है तो ये होता है ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक और पानी के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर। यानी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है उसको अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को भी निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त किया जा सकता है।